Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin this beautiful chapter Thermodynamics. तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग दो चीज़ों को सबसे पहले पढ़ेंगे. एक तो है जीरोथ लॉ और एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं कि ये क्या होता है. द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन टू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, which stems from Greek words meaning movement of heat. हीट का एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर फ्लो होगा. ठीक है, द साइंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज डेवलप्ड इन द अर्ली 19th century बिफोर द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर थियोरी ऑफ मैटर वाज अंडरस्टूड. तो ये बहुत पहले की बात है. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Some 200 years ago, heat was thought to be an invisible fluid called caloric, which flowed like water from hot objects to cold objects. है ना, तो ये थ्योरी पहले प्रचलन में थी. Caloric appeared to be conserved, that is, it seemed to flow from one place to another without being created or destroyed. है ना, ये ना क्रिएट होती थी ना डिस्ट्रॉय होती थी, बस इसका क्या होता था, फ्लो होता था एक जगह से दूसरी जगह तक. दिस आइडिया वॉज द फोर रनर ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, बाय द मिडल ऑफ 19th century it became apparent that the flow of heat was nothing more than the flow of energy itself. ठीक है, तो मिडल ऑफ 19th century तक लोगों को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो फ्लो ऑफ हीट है ना, वो इट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ एनर्जी ओनली. The caloric theory of heat was gradually abandoned. है ना, इसे बंद कर दिया गया. Today we view heat as energy being transferred from one place to another, usually by molecular collisions. मतलब heat is energy in transit. ठीक है, when the law of energy conservation is enlarged to include heat, we call it the first law of thermodynamics. तो आइए देखते हैं कि ये जो first law of thermodynamics है वो क्या कहता है. ठीक है, when heat flows to or from a system, the system gains or loses an amount of energy equal to the amount of heat transferred. तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो कंजर्व रह रही है ना. तो उसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब भी हीट फ्लो करती है या तो किसी सिस्टम के अंदर या तो सिस्टम से बाहर, तो क्या होता है, सिस्टम या तो एनर्जी को गेन करता है या तो लूज करता है, और वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड. क्वाइट लॉजिकल है ना. अब यहां पर देखिए बच्चों सिस्टम वर्ड आया है. सिस्टम वर्ड को समझते हैं. बाय सिस्टम वी मीन अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स. द सिस्टम मे बी द स्टीम इन अ स्टीम इंजन और इट मे बी द अर्थ्स एंटायर एटमॉस्फेयर. ठीक है, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिस्टम किसे डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, इट कैन इवन बी द बॉडी ऑफ अ लिविंग क्रीचर. द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वी मस्ट बी एबल टू डिफाइन व्हाट इज कंटेन्ड विद इन द सिस्टम, मतलब सिस्टम के अंदर क्या है, और व्हाट इज आउटसाइड इट, मतलब बाहर एक्सटर्नल आप किसे कह रहे हैं. ठीक है, जो भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है उसके आउटसाइड का है वो हो गया एक्सटर्नल टू द सिस्टम. If we add heat to the steam in a steam engine, to the Earth's atmosphere or to the body of a living creature, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ऐड कर रहे हैं एनर्जी सिस्टम पे. ठीक है, सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, सिस्टम में एनर्जी ऐड कर रहे हैं. द सिस्टम कैन यूज दिस हीट टू इंक्रीज इट्स ओन इंटरनल एनर्जी और टू डू वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग्स. है ना, तो ये सिस्टम को जो आपने एनर्जी दी है उसका वो दो काम में इस्तेमाल कर सकता है. एक तो ये हो सकता है कि वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाए, या फिर वो सराउंडिंग पर, है ना, जो सिस्टम के बाहर का स्पेस है ना, उसको हम लोग सराउंडिंग कह रहे हैं, तो उसके ऊपर वो वर्क करे. ठीक है, सो एडिंग हीट डज वन और बोथ ऑफ टू थिंग्स. क्या क्या, इट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ इट रिमेन्स इन द सिस्टम, या फिर और क्या कर सकता है, इट डज वर्क ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम इफ इट लीव्स द सिस्टम. मोर स्पेसिफिकली द फर्स्ट लॉ स्टेट्स. तो देखिए फर्स्ट लॉ की एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमें याद होनी चाहिए. हीट एडेड टू द सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम. है ना, ऑब्वियस है ना, आपने एक सिस्टम को हीट प्रोवाइड करी तो उसका वो क्या क्या इस्तेमाल कर सकता है, या तो अपनी
इंटरनल एनर्जी को बढ़ाए, है ना। इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है वो अपने टेम्परेचर को बढ़ा ले। साथ ही साथ और वो क्या कर सकता है, वो सिस्टम, है ना, सिस्टम के बाहर जो एक्सटर्नल है उस पर वर्क कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हीट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये भी देखा हमने कि एक सिस्टम को एनर्जी दे सकते हैं, कैसे, बाय सप्लाइंग हीट टू इट, है ना। और ये हीट कैसे सप्लाई करते हैं, अगर हम लोग इसे हॉटर ऑब्जेक्ट के साथ प्लेस करते हैं इन कॉन्टैक्ट, तो क्या होगा, हीट अपने आप फ्लो करेगी, है ना, फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। या फिर एक और तरीका है, बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क ऑन इट, वर्क करके भी हम लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए इसको और इलैबोरेट करके समझते हैं। कंसिडर एन आइडियल गैस इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर फिटेड विथ अ पिस्टन। ठीक है, ये रहा बच्चों वो डायग्राम, है ना। तो इस डायग्राम में बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है और अंदर क्या है, आइडियल गैस है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या कहा गया है कि सपोज द पिस्टन इज फिक्स्ड, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। पिस्टन क्या है, फिक्स्ड है इन इट्स पोजीशन एंड द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर केप्ट एट अ टेम्परेचर हायर देन दैट ऑफ द गैस। मतलब कि जो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो गैस है ना, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर T1 है, और जो वॉल्स है ना, इसका टेम्परेचर कितना है, T2 है, लेकिन T2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन T1 है। अब बच्चों हम लोग ये जानते ही कि अंदर अगर गैसेस हैं तो वो इधर से उधर टकराएंगे, है ना। तो वही यहाँ पर लिखा है कि द गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक द वॉल एंड रिबाउंड। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ वॉल मॉलिक्यूल इज लार्जर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। इस वजह से क्या होगा, ऑन कोलिजन द गैस मॉलिक्यूल्स रिसीव एनर्जी फ्रॉम द वॉल मॉलिक्यूल्स, है ना। This increased kinetic energy is shared by other molecules of the gas, and in this way the total internal energy of the gas increases, है ना। अंदर की जो internal energy है वो क्या होगी, बढ़ेगी गैस की। ठीक है, तो बच्चों इस एग्जाम्पल से हमने क्या देखा, इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि हीट, है ना, हीट को प्रोवाइड किस तरीके से किया गया है। यहाँ पर एक गर्म ऑब्जेक्ट को, है ना, एक गर्म ऑब्जेक्ट को कोल्डर ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में रख के। ठीक है, और बच्चों हमने ये भी देखा कि इस हीट का इस्तेमाल, ये जो गैस है वो किस काम में कर रहा है, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, है ना। वो अपने टेम्परेचर को क्या कर रहा है, बढ़ा पा रहा है। कोई वर्क तो नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ना, ये कांस्टेंट है, ये बिल्कुल क्लोज्ड, एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम वाले कंटेनर में ट्रैप्ड है। तो ये धक्का जरूर लगा रहा है पिस्टन के ऊपर, लेकिन पिस्टन मूव नहीं करेगा, तो ये जो गैस है ये कोई भी वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है कि कंसिडर द सेम इनिशियल सिचुएशन बट नाउ द वॉल्स आर एट द सेम टेम्परेचर, है ना। इस बार वॉल्स को सेम टेम्परेचर पे रखा गया है एज द गैस। ठीक है, सपोज द पिस्टन इज पुश्ड स्लोली, है ना। पिस्टन को हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं स्लोली टू कंप्रेस द गैस। अब गैस जो है वो बेचारी क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। As a gas molecule collides with the piston coming towards it, the speed of the molecule increases on collision, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि अगर बहुत हेवी ऑब्जेक्ट है ना, उससे ये लाइट गैस के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, तो क्या होगा, V2 जो है वो क्या बन जाएगा, V1 प्लस 2U बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, U क्या है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन है, V1 क्या है, V1 जो है ये जो इनकमिंग गैस मॉलिक्यूल्स थी, ये जो स्पीड से टकरा रही थी पिस्टन के साथ, लेकिन जब ये रिबाउंड करी तो ये V2 स्पीड से वापस आई। ठीक है, दिस वे द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एज द पिस्टन इज पुश्ड इन, है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये V1 स्पीड से टकराया था, लेकिन लौटते वक्त इसकी स्पीड बढ़ करके V2 हो गई। तो अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब कि इसकी क्या बढ़ रही है, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, और बच्चों इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों इन एग्जांपल से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वी सी दैट द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मे बी इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वॉल्स, है ना, ये पहला केस था, एंड द गैस हीट ट्रांसफर, और बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पिस्टन। पिस्टन के मोशन की वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि पिस्टन ने एक तरीके से वर्क किया गैस के ऊपर, है ना।
वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है, लेकिन वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस ये तो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज मैकेनिक्स में पढ़ी रखी है कि अगर सिस्टम के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं मतलब एक तरीके से आप उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सपोज इन अ प्रोसेस एन अमाउंट डेल्टा क्यू ऑफ हीट इज गिवन टू द गैस एंड एन अमाउंट डेल्टा डब्ल्यू ऑफ वर्क इज डन बाय इट, है ना। उसको आपने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, लेकिन बदले में उसने डेल्टा डब्ल्यू वर्क कर दिया, उस सिस्टम ने वर्क करा। ठीक है, तो सिस्टम ने कुछ एनर्जी को खर्च करा है ना, किस फॉर्म में, वर्क करके। अब ये बची हुई एनर्जी का क्या होगा, ऑब्वियस है कि ये गायब तो हो नहीं सकती, तो ये इंक्रीज करेगी इसकी इंटरनल एनर्जी को। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ द गैस मस्ट इंक्रीज बाय डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। As a result, the entire gas, together with its container, may start moving, or the internal energy of the gas may increase. ठीक है, तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, या फिर एक और तरीका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखने का, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये जो इक्वेशन है यही एक तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन कर रही है। ऑलराइट बच्चों, एक मजेदार सी चीज देखते हैं। एक जीरोथ लॉ होता है बच्चों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका ये नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज इट वाज फॉर्मुलेटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकंड लॉज वर फॉर्मुलेटेड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हम लोगों ने देख ही लिया, सेकंड लॉ भी हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट टू सिस्टम्स ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। जैसे कि मान लीजिए कि A एक सिस्टम है और B जो है एक सिस्टम है। A मान लीजिए कि C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B जो है वो भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये जीरोथ लॉ कहता है कि A और B आपस में भी क्या रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। क्लियर है। इसके अलावा बच्चों एक और मजेदार चीज है, अ थर्ड लॉ स्टेट्स दैट नो सिस्टम कैन हैव इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिड्यूस टू जीरो। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ गैस इज कंटेन्ड इन अ वेसल फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। ठीक है, पिस्टन जो है वो मूव कर सकता है। द कंटेनर इज प्लेस्ड ऑन अ हॉट स्टोव, अ टोटल ऑफ 100 कैलोरीज ऑफ हीट इज गिवन टू द गैस एंड द गैस डज 40 जूल ऑफ वर्क इन द एक्सपेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम हीटिंग। कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। हम लोग देख पा रहे हैं इसमें कि एक कंटेनर है, इसे प्लेस करा गया हॉट स्टोव के ऊपर। ठीक है, अब इसे कितनी हीट प्रोवाइड करी गई, 100 कैलोरीज। 100 कैलोरीज का मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 4.18 जूल, मतलब ये हो जाएगा 418 जूल, है ना। इतनी एनर्जी जो है ना, इसे प्रोवाइड की गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि बदले में गैस ने क्या करा, गैस ने 40 जूल वर्क कर दिया। मतलब इसने पिस्टन पर धक्का लगाया और पिस्टन बेचारा मूवेबल था तो वो मूव भी कर गया। इसका मतलब गैस जो है उसने वर्क तो करा है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है ना। तो डेल्टा क्यू जो है वो कितना दिया हुआ है हमें, वो हमारे को दिया हुआ है 418 जूल। वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस वर्क कितना हुआ यहाँ पर, तो वर्क हुआ यहाँ पर 40 जूल का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि डेल्टा यू कितना आ गया हमारे पास, 418 माइनस 40, है ना, 418 माइनस 40, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 378 जूल। तो यही जो बची हुई एनर्जी है यही किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ऑलराइट, नेक्स्ट बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखने वाले हैं और वो ये है कि इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, है ना, अगर ये जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है तो उस केस में डेल्टा डब्ल्यू क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। और जो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिखी है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, उसमें जो डेल्टा डब्ल्यू है वो क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। ठीक है, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो उस केस में डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरीके से फिर हीट इज गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव, है ना। हम लोगों ने डेल्टा क्यू किसे कहा है, उस हीट को जो कि हम लोग सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रही है तो उस केस में डेल्टा क्यू कैसा रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा।
A positive delta W decreases the internal energy and a positive delta Q increases it, है ना. फॉर्मूले से हम लोग समझ पा रहे हैं. नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखने वाले हैं वर्क डन बाय अ गैस. तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक सिलेंडर है और वो फिटेड है विद अ मूवेबल पिस्टन, ताकि वर्क हो पाए, है ना. पिस्टन मूव करेगा तभी तो वर्क होगा. अब इसके अंदर जो गैस है वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और प्रेशर ऑफ द गैस अगर पी है, तो ये जो गैस है ये पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, पी इंटू ए इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, है ना. प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो कैसा होगा, वो धक्के वाला होगा, है ना. सपोज द गैस एक्सपैंड्स अ लिटिल एंड द पिस्टन इज पुश्ड आउट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स. तो उस केस में हम लोग वर्क डन बाय द गैस को क्या कहेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना. फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया. मतलब ये हो गया पी ए डेल्टा एक्स, और यहाँ पर ए इंटू डेल्टा एक्स को अगर हम लोग क्लब कर दें तो वो क्या बन जाएगा, पी इंटू डेल्टा वी बन जाएगा. ठीक है, तो वही बात देखिए यहाँ पर लिखिए कि डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या है, ए डेल्टा एक्स है, इज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस. ठीक है, फॉर अ फाइनाइट चेंज ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2, है ना. ये तुम लोगों ने बहुत छोटे से चेंज के लिए बात करी. अगर फाइनाइट चेंज की बात करनी है तो ऑब्वियस है कि प्रेशर जो है वो हो सकता है कि कांस्टेंट ना रहे. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं और उन सारे छोटे छोटे स्टेप्स का वर्क डन जो है ऐड होता चला जाएगा, है ना. तो वही यहाँ लिखा है कि दस द टोटल वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस, है ना, वो कितना हो जाएगा. तो वो देखिए हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक. तो बच्चों जैसा कि हम लोग इस एक्सप्रेशन को देख करके समझ पा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ PdV V1 से V2, ये हमें क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम है ना, इसके बीच में ग्राफ हो इस तरीके का, एक PV डायग्राम हो यहाँ पर, तो ये जो वर्क डन है वो बेसिकली क्या आ रहा है, वो आ रहा है एरिया अंडर दिस ग्राफ, है ना, V1 से लेकर के V2 तक. तो वही यहाँ लिखा है, if we show the process in a PV diagram, the work done is equal to the area bounded by the PV curve, the volume axis and the ordinates V equal to V1 and V equal to V2, है ना. ये याद रखिएगा कि यहाँ पर एरिया जो है ना, जो एरिया हम लोग ले रहे हैं वो किसके द्वारा बाउंडेड है, बाय द PV कर्व. ये रहा द वॉल्यूम एक्सिस, है ना, ये वॉल्यूम एक्सिस होती है, ये ध्यान दीजिएगा. एंड द ऑर्डिनेट्स V इक्वल टू V1 एंड V इक्वल टू V2. ठीक है, साथ ही साथ बच्चों एक और चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये इक्वेशन जो हम लोगों ने डराइव करी वो सिलिंड्रिकल वेसल मान करके डराइव करी. वो इसलिए क्योंकि हम लोग एक सिंप्लीफाइड, है ना, मैथमेटिक्स लगाना चाह रहे थे. लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलिंड्रिकल वेसल के लिए वैलिड है, हर टाइप के शेप के लिए ये वैलिड है ना. इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स और इवन इन फेज चेंजेस. कहीं कहीं पर फेज चेंज होगा, सॉलिड लिक्विड इनका एक्सपेंशन होगा, तब भी आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, चलिए बच्चों तो एक आसान सा सवाल देखते हैं. सवाल है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ गैस एज इट इज टेकन फ्रॉम द स्टेट A to B, B to C एंड C to A एज शोन इन द फिगर. तो देखिए बच्चों ऐसी प्रोसेस जो है ना, जिसमें जो गैस है वो सेम स्टेट पर फाइनली आ जा रही है, उसको कहते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस, है ना. जैसे A से वो गई B पर, B से गई C पर और वापस C से A पर ही आ गई, है ना. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है. अब हम लोग यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग A से B की. ठीक है, तो जो A से B की जर्नी है हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें प्रेशर क्या रह रहा है, 120 किलो पास्कल हर समय रह रहा है. मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया. क्लियर है. तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वर्क डन बाय द गैस, है ना, वर्क डन बाय द गैस इन AB, है ना, वो क्या हो जाएगा. तो हम लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा प्रेशर इनटू डेल्टा V. ठीक है, प्रेशर कितना है, 120 किलो पास्कल, मतलब 120 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम में कितने का चेंज आया, तो ये आया 450 माइनस 200, मतलब 250 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसको अगर हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोगों को जो है यहाँ पर 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 1/100, और 1/100 का जो क्यूब है वो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि P डेल्टा V की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
तो 10 टू द पावर 3 से यहाँ पर 10 टू द पावर 3 रह गया। इसके अलावा बच्चों 120 इंटू 250 अपॉन 10 टू द पावर 3 कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 1000 है और ये 250 है, तो यहाँ पर ये 4 टाइम्स चला जाएगा और ये कितना बच जाएगा 30, है ना। सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो वर्क डन बाय द गैस जो है वो आ जाएगा 30 जूल के बराबर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करना चाहते हैं वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस B2C, तो वो तो स्ट्रेट अवे हम लोग देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है, तो अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो कोई भी वर्क डन नहीं आ सकता है, ठीक है। अब हमें बात करना है C to A प्रोसेस की, है ना। C से A के प्रोसेस में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है यहाँ पर वो कम हो रहा है, तो ये तो पक्की बात है कि वर्क डन कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि वर्क डन निकालने का तरीका क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ लेना है ना। अगर C से A जा रहे हैं तो पहले तो अगर हमें वर्क डन का यहाँ पर क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो एरिया ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और साथ ही हमें ये भी पता है कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव आएगा, तो माइनस साइन अलग से पुट कर देंगे। तो वर्क डन C to A जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस साइन लगा देता हूँ और स्ट्रेट अवे यहाँ पर एरिया निकाल लेता हूँ। ये ट्रेपीजियम है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज 120 प्लस 200, मतलब कि 320 किलो पास्कल, तो 320 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। और उसके अलावा इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 450 माइनस 200 इज 250, और ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 6 से यहाँ पर हमें इसे डिवाइड करना होगा। 10 टू द पावर 3 से ये बच गया 1000, फिर 250 और ये हो जाएगा 4, है ना। और ये 4 इंटू 2 8 और ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस 40 जूल का वर्क डन जो है गैस कर रही है इन द प्रोसेस C to A, ऑलराइट। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस ABCA. It absorbs 50 joule of heat during the part AB, no heat during BC, and rejects 70 joule of heat during CA. 40 joule of work is done on the gas during the part BC. And there are two parts in the question. First part is, find the internal energy of the gas at B and C if it is 1500 joule at A. And the second part is, calculate the work done by the gas during the part CA. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग एक साइक्लिक प्रोसेस देख पा रहे हैं जिसमें जो गैस है वो स्टेट A से B गई, B से C गई और फिर C से A आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या डेटा हमारे को दे रखा है कि गैस ने 50 जूल ऑफ हीट को क्या करा, एब्जॉर्ब करा ड्यूरिंग द पार्ट AB। तो यहाँ पर सिस्टम के अंदर कितनी हीट आई, सिस्टम के अंदर जो है 50 जूल हीट जो है वो एंटर कर रही है, क्लियर है बात। अब BC के दौरान कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब रिजेक्ट 70 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग C to A, है ना। तो C से A जब ये जा रही है तो इसने हीट को रिजेक्ट करा, है ना। कितने हीट को रिजेक्ट करा, तो यहाँ पर दिया हुआ है 70 जूल, है ना। 70 जूल हीट जो है वो रिजेक्ट हुई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि 40 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। तो हमें तो वर्क डन बाय द गैस चाहिए होता है, तो वर्क डन बाय द गैस, है ना, किस प्रोसेस में, B to C में, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस 40 जूल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट B एंड C पूछा गया है, और हमें दिया हुआ है कि इंटरनल एनर्जी जो है ना, A पर, A स्टेट पे कितनी थी, 1500 जूल थी, है ना। तो 1500 जूल को हम लोग क्या कह सकते हैं, U at A, ठीक है। तो बच्चों, मैंने डेटा इस तरीके से यहाँ पर नोट करके आपको सिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से आपको सवालों को अप्रोच करना होता है। अब जैसे कि हम लोग A पॉइंट पर देख पा रहे हैं ना, A स्टेट पे देख पा रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी इसकी कितनी है, 1500 जूल है। अब क्या हुआ कि इसने हीट को एब्जॉर्ब करा, 50 जूल हीट को एब्जॉर्ब करा है, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि A से B के प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस A to B, वो तो हो जाएगा 0, क्लियर है बात। तो हमने ये पढ़ा है डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W के बराबर, ठीक है। तो डेल्टा Q हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू है प्लस 50 जूल, क्योंकि इतनी हीट जो है सिस्टम में एंटर कर रही है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तो डेल्टा यू ये हो जाएगा यू बी माइनस यू ए, ठीक है, प्लस वर्क डन जो कि 0 है, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यू बी की वैल्यू जो है वो आ जा रही है 50 प्लस यू ए, है ना, और यू ए हमें पता है कि 1500 है, तो ये कितना हो गया 1550 जूल के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं बी से सी के प्रोसेस के लिए। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू अगेन विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल्टा क्यू जो है ना, वो कितना दिया हुआ है हमारे को, वो तो दे रखा है 0, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा यू सी माइनस यू बी प्लस वर्क डन कितना हो गया बी से सी में, तो वो हो गया -40 जूल, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास यूसी कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 40 प्लस यूबी, मतलब कि 1550 प्लस 40 दैट इज 1590 जूल के बराबर, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पार्ट C2A, ठीक है। तो ये हमें एक्चुअली अब निकालना है, ऑलराइट। तो अगेन देखिए बच्चों फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल्टा क्यू हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हीट जो है सिस्टम से बाहर जा रही है, तो ये -70 जूल हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए पे इंटरनल एनर्जी कितनी 1500 और सी पे 1590, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो यहाँ पर डेल्टा यू लिख देंगे -90 जूल, बाकी जो है वो क्या हो जाएगा वर्क डन ड्यूरिंग C2A, ऑलराइट। तो यहाँ से देखिए हमारे पास WCA इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 20 जूल आ जा रही है, ऑलराइट। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारे इस सवाल के सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर, ऑलराइट। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCDA, calculate the work done by the gas during the parts AB, BC, CD and DA, find the total heat rejected by the gas during the process। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमारे को क्या निकालना है, वर्क डन बाय AB निकालना है, फिर BC, फिर CD, फिर DA। तो वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस A to B वो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो AB प्रोसेस है वो आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है, तो हम लोग समझ सकते हैं वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा 100 किलो पास्कल है, तो इंटू 10 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, तो वो हो जा रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब का, तो यहाँ पर 10 to the power 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये रह गया सिर्फ 1000 और यहाँ पर ये हो जाएगा 5, तो ये हमारा आंसर आ जा रहा है 20 जूल, ठीक है। अब अगर वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस B to C की बात करें तो वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस C2D। तो इसमें हम लोग एक तो चीज ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है ना वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन एक तो नेगेटिव आएगा, साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 200 इंटू 10 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा बेस, ये 200 हो जाएगा ना, तो 200 और यहाँ पर चूंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो अपॉन 10 to the power 6, तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये कितना रह जाएगा 5, तो ये आ गया -40 जूल, ठीक है। और वर्क डन इन द प्रोसेस D2A ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि अगेन वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में हमसे फाइंड द टोटल हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस पूछा गया है। तो अब इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस की अगर बात हम लोग एक साथ करें तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। लेकिन ए से घूम करके अगर वापस से गैस ए पर ही आ गई है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो तो सेम ही होगा और जो इंटरनल एनर्जी वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो डेल्टा यू तो क्या हो गया, वो हो गया 0, ठीक है। तो डेल्टा क्यू जो है वो बेसिकली डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आएगा। तो डेल्टा क्यू हम लोग देख पा रहे हैं कि कितने के बराबर आ जाएगा, टोटल जो वर्क डन इन द प्रोसेस हुआ है ना वो कितना हो रहा है 20 - 40 मतलब कि -20 जूल, और बेसिकली ये जो -20 जूल है आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो इस एरिया के बराबर आएगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने अभी भी देखा कि ए से बी में हम लोगों ने कौन सा एरिया कंसिडर करा था, ये वाला एरिया कंसिडर करा था। इसके अलावा
सी से डी में हम लोगों ने इस नेगेटिव एरिया को कंसिडर करा था, है ना, ये एरिया लिया था और साथ में एक माइनस साइन लगा दिया था। तो अगर जो बचा हुआ एरिया हम लोग देख पा रहे हैं वो कौन सा है, ये जो एरिया इनक्लोज बाय द रेक्टेंगल है, ठीक है। और चूंकि ओवरऑल हम लोग देख पा रहे हैं कि जब वॉल्यूम कम हो रहा है उस समय प्रेशर ज्यादा था, तो इसीलिए वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू जो है वो वर्क डन के बराबर आ जाएगा, जो कि कितना आ जा रहा है, -20 जूल। तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि -20 जूल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि हीट जो है वो क्या हुई है, सिस्टम से रिजेक्ट हुई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 जूल, है ना, इतनी हीट जो है वो क्या हुई है, सिस्टम से रिजेक्ट हुई है। ऑल राइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिगर शोज टू प्रोसेसेस ए एंड बी ऑन अ सिस्टम, लेट डेल्टा Q1 and डेल्टा Q be the heat given to the system in processes A and B respectively। अब हमसे डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2 में कंपैरिजन ड्रॉ करने कहा गया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों प्रोसेसेस में, है ना, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है वो बिल्कुल सेम है ना, इनिशियली यहाँ पर है, फाइनली ये रहा स्टेट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है ना, मतलब इन जगहों पर प्रेशर वॉल्यूम बिल्कुल सेम है, दोनों ही तरीके से अगर जाए, तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है ना, उसमें चेंज जो है ना, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है दोनों ही प्रोसेस में क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ए प्रोसेस है उसमें जो वर्क डन बाय द गैस आएगा वो ज्यादा आएगा, है ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए कि अगर हमें वर्क डन बाय द गैस निकालना है ना, तो हमें पूरा का पूरा ये वाला एरिया लेना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस, ये जो दूसरा वाला बी प्रोसेस है उसमें देखें तो वो सिर्फ ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन का यूज करें ना, इक्वेशन कौन सी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस जो भी डेल्टा डब्ल्यू है, तो डेल्टा यू तो दोनों में ही क्या है, बिल्कुल सेम है। अब जिसमें वर्क ज्यादा हो रहा है उसमें डेल्टा क्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है ये बात। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वर्क डन जो है वो ज्यादा किस प्रोसेस में हो रहा है, इन द प्रोसेस ए जो है वर्क डन जो है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए डेल्टा Q1 जो है ना, डेल्टा Q1 हैज टू बी ग्रेटर देन डेल्टा Q2। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंसिडर द प्रोसेस ऑन अ सिस्टम शोन इन फिगर, ड्यूरिंग द प्रोसेस द वर्क डन बाय द सिस्टम। अब यहाँ पर चार ऑप्शन है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, या फिर फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों की वॉल्यूम जो है वो क्या होता जा रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है तो वर्क तो लगातार होता ही जा रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हर समय पॉजिटिव वर्क होता जा रहा है तो इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो इसीलिए सही जवाब क्या होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एन आइडियल गैस goes from the state I to the state F as shown in figure, the work done by the gas during the process, है ना, ये हमारे को निकालना है कि वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या फिर इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये एक आइडियल गैस है ना, यहाँ पर सिस्टम जो है वो आइडियल गैस से बना है, तो PV इक्वल टू nRT तो यहाँ पर वैलिड है। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि P और T के बीच में जो ग्राफ बना है वो कैसा है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम दी ओरिजिन, है ना। ऐसा अगर एक्सटेंड करें तो ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू NR अपॉन V इंटू T, है ना, इस टाइप का ग्राफ है जिसमें NR अपॉन V जो है वो क्या है, बेसिकली कॉन्स्टेंट है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो ऑब्वियस है कि वर्क डन जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वर्क डन इज जीरो। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रेफर टू द फिगर, लेट डेल्टा U1 एंड डेल्टा U2 बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेसेस A एंड B रेस्पेक्टिवली, डेल्टा Q बी द नेट हीट गिवन टू द सिस्टम इन प्रोसेस A प्लस B एंड डेल्टा W बी द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस A प्लस B, ठीक है। अब हमारे पास चार ऑप्शन है, डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 इक्वल टू जीरो, डेल्टा U1 माइनस डेल्टा U2 इक्वल टू जीरो, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W इक्वल टू जीरो, या फिर डेल्टा Q प्लस डेल्टा W इक्वल टू जीरो।
तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वर्क डन ओवरऑल जो हमसे कहा गया है बाय द सिस्टम, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो हमारे को क्या लेना होगा, ये जो एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व है ना, वो हमें पूरा का पूरा लेना होगा, ये जो क्लोज्ड कर्व है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग प्रोसेस ए की बात करें तो ये जो ए प्रोसेस है ना, उसके अंडर जो एरिया आ रहा है दैट इज ये वाला एरिया, ये हो जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस ए। अब अगर हम लोग बात करें इस प्रोसेस बी में, है ना, जो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, तो वो ये वाला एरिया हो जाएगा विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि इस बार वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो इफेक्टिव एरिया जो बच गया है ना, जो इफेक्टिव एरिया हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बच गया, वो कौन सा रह गया, वो हो गया यहाँ पर ये वाला एरिया, है ना। तो ये जो बच्चों एरिया आ रहा है ना, ये हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव वर्क डन वाला जो है वो डोमिनेटिंग है, तो इसलिए डेल्टा डब्ल्यू जो है वो कैसा आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। ऑल राइट। इसके अलावा बच्चों हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि इनिशियली लेटर से इंटरनल एनर्जी यू आई थी और बाद में यू फाइनल हो गई यू एफ। तो अगर मैं डेल्टा यू वन की बात करूं, है ना, डेल्टा यू वन की बात करूं तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा यू वन विल बी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। लेकिन डेल्टा यू टू की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यू आई माइनस यू एफ के बराबर। तो इन दोनों का समेशन जो है वो तो जीरो आना ही है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग ये चीज सीख पा रहे हैं कि अगर एक साइक्लिक प्रोसेस है तो ओवरऑल हम लोग समझ पा रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आने वाला है, वो तो जीरो का ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो स्टेट है वो वापस से रीगेन हो गया, रिकवर हो गया। ऑलराइट, अब हम लोगों को देखना है यहाँ पर कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। पूरे के पूरे प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा यू तो जीरो हो गया, ठीक है, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया जीरो, और वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम इन गोइंग थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस शोन इन फिगर। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वाई एक्सिस है उस पर वॉल्यूम है और जो एक्स एक्सिस है उसमें प्रेशर है ना। तो हमारे को थोड़ा सा ऐसे सवालों में केयरफुल रहना होगा। ठीक है, तो इस बार बच्चों हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को, है ना, इस पॉइंट को स्मॉल ए कह रहा हूं और इस पॉइंट को स्मॉल बी कह रहा हूं, तो पहले ए स्टेट से बी स्टेट तक, है ना, प्रोसेस हुआ, फिर बी से ए तक प्रोसेस हुआ। तो ए से बी तक में क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो कम हो रही है ना। ए से बी के प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन बी से ए के प्रोसेस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। तो हम लोग अगर देखें कि ए से बी के प्रोसेस में जो वर्क आएगा वो ये आएगा, है ना, ये वाला एरिया विथ अ नेगेटिव साइन। अब अगर बच्चों हम लोग बी से ए के प्रोसेस के बारे में बात करें तो इस बार जो वर्क डन बाय द सिस्टम आएगा वो क्या आएगा, वो ये वाला एरिया आएगा, है ना, और ये वाला एरिया विथ अ पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वर्क डन जो है ना, वर्क डन जो है ओवरऑल इस प्रोसेस में कैसा आने वाला है, वर्क डन जो है वो नेगेटिव आने वाला है। क्योंकि ए से बी जब जा रहा था प्रोसेस तो उस केस में हम लोग देख पा रहे थे कि जो एरिया था वो क्या था, वो ज्यादा था, है ना, और वो नेगेटिव भी था। ठीक है, तो हमें ये तो समझ में आया कि वर्क डन जो है वो क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा यू क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ऑलराइट, तो अब बच्चों अगर हम लोग इक्वेशन का यूज करें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना, तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि डेल्टा यू तो ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वर्क डन क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, और उसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा, इस एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला एरिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले तो मैं माइनस साइन लगा देता हूँ, फिर लिख देता हूँ एरिया पाई इंटू, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रेशर वाले एक्सिस के हिसाब से ये 200 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एक डायमीटर है वो कितने के बराबर आ जा रहा है, 200 किलो पास्कल के बराबर। तो 200
ये तो डाया हो गया तो अपॉन 2 करना होगा, साथ ही साथ किलो पास्कल है तो इंटू 10⁻3, साथ ही साथ जो दूसरा डायमीटर है वो कितना हो जाएगा 200, ये सेंटीमीटर क्यूब में। तो अगर इसको रेडियस में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 200/2, लेकिन इस बार क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 10⁻6 आ जाएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है। तो इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा क्यू जो है वो कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है -π मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, इंटू 10⁻³ पहले तो आएगा, है ना। तो यहाँ 10⁻³ नीचे लिख देता हूँ, फिर ऊपर 100 भी आ जाएगा। तो 10⁻³ देखिए यहाँ पर इस तरीके से गायब हो गया। तो हम लोग डेल्टा क्यू को लगभग कितना कह सकते हैं, -31.4 जूल के बराबर, ठीक है। तो डेल्टा क्यू हमारे पास आ गया -31.4 जूल के बराबर, ठीक है। तो देखिए बच्चों डेल्टा क्यू जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। डेल्टा क्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया कि हीट जो है ना, वो एब्जॉर्ब एक्चुअली नहीं हो रही है। हीट एक्चुअली क्या हो रही है, हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है सिस्टम से, ठीक है। तो कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है सिस्टम से, तो हम लोग कहेंगे 31.4 जूल जो है, इतनी हीट सिस्टम से क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, ना कि एब्जॉर्ब हो रही है। ऑलराइट, तो इसी के साथ बच्चों हमारा थर्मोडायनेमिक्स का पहला लेक्चर अच्छे से खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।